Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है बेटा ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स हम लोग देख रहे थे. इसमें मैं आपको डिफ्यूजन प्रेशर डीपीडी के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर के बारे में तमाम चीजें हम ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. वहां तक का एनसीईआरटी भी मैं आप लोगों के साथ डिकोड कर चुकी हूं. इन टुडेज क्लास हम लोग जो है एक तो आपका वाटर पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इम्बाइबेशन क्या है ये हम पढ़ेंगे. हम लोग इसके बाद ट्रांसपिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इन सब का एनसीईआरटी भी हम अपनी आज की क्लास में डिकोड करेंगे. ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले के सेशंस आपने देख लिए होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो क्लास के बाद इसके रिकॉर्डिंग सेशंस लगा सकते हैं, इसके रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हैं. कोडा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिकोड सीरीज, वैसे आज मंडे को भी आना था, मेरे ऑपरेटर से थोड़ा सा गलती हो गया, उन्होंने पीपीटी नहीं डाला और आज का वो लाइव लिंक अप करना भूल गए थे. तो कोई नहीं, मंडे की जगह वो मैं ट्यूसडे को उसके बदले में लगा दूंगी आपकी क्लास. ठीक है, तो कोडा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिकोड सीरीज में हम लोग जेनेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल. तो सी यू देयर टुमारो मॉर्निंग 10 AM. तो चलिए फटाफट से क्लास की शुरुआत करें. इससे पहले कि आपको बताइए, दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me/Dr. शिवानी. मेरे ये सारे हैंड रिटन नोट्स चैप्टर कंप्लीशन के बाद ये सारे हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ, कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिकोड सीरीज के सारे पीडीएफ विद सॉल्व्ड, मतलब सॉल्व्ड क्वेश्चंस के साथ, प्लस जितने भी नोट्स है, स्टडी मटेरियल, डीपीपी, मेरे बारे में सारे अपडेट्स, कब कौन सा सेशन आता है, ये सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिलेगा. आप ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म से अगर आप एक प्रॉपर, एक सिस्टमैटिक, एक चैनलाइज तरीके से पर्सनल मेंटरशिप में, पर्सनल गाइडेंस के तहत अगर नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं. हमारे बेटा 2023 के लिए ड्रॉपर्स के लिए, 12th वाले के लिए वॉरियर और प्रहार बैचेस हैं. जो 11th में है अभी वो ब्रह्मोस कोर्स के अंदर 2024 टारगेट ईयर 2 ईयर कोर्स होता है ये. यहाँ पर आपको सबको एक तो पर्सनलाइज अटेंशन के साथ मिलता है हर एक बच्चों को उसके अनुसार, क्योंकि हर बच्चे का स्पीड कम ज्यादा होता है, उसका कैचिंग पावर अलग तरीके से होता है, उसने कब स्टार्ट किया उसके अनुसार आपको एक पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता है. मेंटर्स आपको अवेल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं. लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइज लेक्चर्स हैं और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पर ये सारा कुछ मिल जाएगा. इन कोर्सेस में रजिस्टर करने के लिए, ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इन कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. अदरवाइज आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. सब याद आ रहा होगा, भूली बिसरी यादें. डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में इतना हम पढ़ चुके हैं. इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वाटर पोटेंशियल. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूं वाटर पोटेंशियल के बारे में, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पार्ट देखेंगे कि वाटर पोटेंशियल होता क्या है. तो व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल? द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ द सोल्यूशन, इनका जो डिफरेंस है इसी को आप वाटर पोटेंशियल कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ द सोल्यूशन, इसे आप कहते हैं वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो नाउ एडेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी और थर्मोडायनेमिक्स, अभी हमने लास्ट सेशन में डीपीडी के बारे में पढ़ा था, दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. तो डीपीडी ऑफ ए सॉल्यूशन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वाटर पोटेंशियल. डीपीडी वाटर पोटेंशियल के बराबर ही होता है लेकिन नेगेटिव साइन में होता है. डीपीडी जो है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीपीडी, बराबर है बट माइनस ऑफ डीपीडी. ठीक है, साइन अपोजिट है, नेगेटिव में होता है. ये हम देखेंगे. फिर जैसे कि मैं सब लिखवाऊंगी, चिंता मत करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. आप यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हैं, तो वाटर पोटेंशियल को एक पर्टिकुलर सिंबल है, ग्रीक वर्ड साई इसे हम कहते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है. इसकी यूनिट्स में बात करूं, मेजरमेंट यूनिट्स जो है बार्स और पास्कल में इसे मेजर किया जाता है. तो भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हमने. पहला डेफिनेशन देखिए, डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ द सोल्यूशन, इसे आप वाटर पोटेंशियल कहते हैं.
प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम कितना होता है, 0 होता है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने बात की कि नाउ इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक्स, water potential is equals to dpd of a solution is also represented by water potential but negative in sign, opposite in sign, तो water potential is equals to minus of dpd हो गया। हमने बात की कि वाटर पोटेंशियल को एक ग्रीक वर्ड, ये साई इसे हम कहते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी मेजरिंग यूनिट की हमने बात कर ली कि बार्स और पास्कल में इसे मेजर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि वाटर पोटेंशियल की बात करें तो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है सोल्यूट पोटेंशियल, एक है प्रेशर पोटेंशियल। क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इतना नोट आउट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने देखा इसका डेफिनेशन कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो लिखिए द डिफरेंस बिटवीन the free energy of molecule of pure water, the difference between the free energy of molecule of pure water and free energy of the solution, इसे आप क्या कहेंगे बेटा, इसे आप कहते हैं वाटर पोटेंशियल, इसे आप कहेंगे वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट की पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, यहां से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। वो क्या, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है आपके प्योर वाटर का। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू, ये 0 होता है, विच इज इक्वल्स टू वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम है विच इज इक्वल्स टू 0। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यहां से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो है ये होता है प्योर वाटर का, और ये कितना होता है, विच इज इक्वल्स टू 0। इंपॉर्टेंट है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि हमने ये सिंबल की बात कर ली ना। अच्छा, पहले सिंबल के पहले nowadays according to concept of free energy, according to concept of free energy and thermodynamics, dpd of a solution is also represented by water potential but negative in sign. dpd of a solution is also represented by, dpd of a solution is also represented by water potential but negative in sign. इस तरीके से होगा बेटा, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव साइन में होगा। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू
वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीपीवी, नेगेटिव साइन में होता है, बस ये है। ठीक, अभी बार बार मैंने सिंबल लगा तो दिया, ये भी लिख लो कि वाटर पोटेंशियल को ग्रीक वर्ड ये साई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वाटर पोटेंशियल is also represented by Greek word साई कहते हैं इसे, ऐसे सिंबल यूज करते हैं। वाटर पोटेंशियल का मेजरिंग यूनिट बात की, इट इज मेजर्ड इन बार्स और पास्कल, ये इसका मेजरिंग यूनिट हो गया वाटर पोटेंशियल का। ठीक, अब हम लोग बात करें कि वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स की बात करें बेटा, तो दो कंपोनेंट है इसके। एक तो है सोल्यूट पोटेंशियल, या इसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द सोल्यूट पोटेंशियल। और जो दूसरा कंपोनेंट है बेटा, इट इज द प्रेशर पोटेंशियल। इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल के ये दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड द प्रेशर पोटेंशियल। मैं वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये होता है। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब वो कह रहा है जो सोल्यूट पोटेंशियल है ना बेटा, सोल्यूट पोटेंशियल, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी। सोल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में होता है, सोल्यूट पोटेंशियल जो है ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी। प्रेशर पोटेंशियल की बात करूं, इट इज इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर, ये एक याद रखना। ठीक, सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी। सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू याद रखिएगा ये नेगेटिव में होता है। प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर। अब एक चीज सोचना बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा था कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ये बात की हमने कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब अगर मैं ये कहूं कि सॉल्यूट, अब ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में है, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी। ठीक है, हमें ये पता है सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू किस में होता है बेटा, नेगेटिव में है। तो अगर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, इफ वी एड सॉल्यूट बढ़ा रहे हैं, अगर हम सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो किसी चीज का नेगेटिव में बढ़ना, तो यानी कि वाटर पोटेंशियल को घटाएगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आता है, रट्टा नहीं लगाना है। हमें ये याद होना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल के दो कंपोनेंट है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। हमें फिर इसमें एक कंपोनेंट के बारे में ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में होता है। अब मैं कह रही हूं कि सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में है, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी। तो ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि अगर कोई चीज नेगेटिव में बढ़ रही है, सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव में ये बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम होगा। और अगर मैं ये कहूं, अब मैंने लिखा प्रेशर पोटेंशियल जो है
इट इज इक्वल्स टू प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर, इसका वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो वाटर पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? पॉजिटिव में कोई चीज बढ़ रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। दैट इज द कंसर्न। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास, ठीक है। अधिकतर जो क्वेश्चन आया है आज तक, एक तो यहां पे मैंने जो स्टार मार्क किया है कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है विच इज इक्वल्स टू 0। ये याद रख लेना, वाटर पोटेंशियल को डीपीडी से भी, मतलब वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीपीडी, साइन अपोजिट होता है बस, ठीक है। फिर इसके दो कंपोनेंट के बारे में आना चाहिए फॉर्मूला वाटर पोटेंशियल का। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि मैं सॉल्यूट को ऐड कर रही हूँ तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? तो सॉल्यूट को ऐड कर रही हूँ, सॉल्यूट का वैल्यू नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में कोई चीज बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर पोटेंशियल इस कंडीशन में घटेगा। और प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर, तो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिव में कोई चीज बढ़ रही है तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। हमने ये देख ही लिया, वाटर पोटेंशियल को बार्स और पास्कल में मेजर किया जाता है, इसको सिंबल साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमें ऑलरेडी पता है। मूवमेंट की बात करें कि हाई टू लो होगा या लो टू हाई होगा, तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड डीपी, टीपी एंड वाटर पोटेंशियल, इसके अंदर मूवमेंट हाई टू लो होता था, तो वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। ऑलरेडी डिस्कस्ड मूवमेंट जो है ये आपका हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म्स में भी, एक 3-4 वैरायटी तो मैं डिस्कस कर चुकी। अधिकतर अभी तक जो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ये प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और कितना होता है? 0 होता है। फिर इस फॉर्मूला से वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। फिर वो इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में है, तो इफ वी ऐड सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन तो वाटर पोटेंशियल का क्या होगा? तो घटेगा। प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो इस फॉर्मूला और इससे क्वेश्चन आता है। और कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स डिटेल तो हम कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिकोड सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, वहां करा दूंगी। बट एक जैसे सेल ए दे रखा है, मान लीजिए ये सेल बी दे रखा है, मान लो इसका वाटर पोटेंशियल दे रखा है -10, इसका वाटर पोटेंशियल दे रखा है -12, -13। वाटर का मूवमेंट बताइए किधर से किधर होगा? ए टू बी होगा या बी टू ए होगा? हमने पढ़ा है वाटर पोटेंशियल का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो नेगेटिव में जो चीज छोटी है, हाई ये हो गया सेल ए का, तो मूवमेंट जो है ये सेल ए टू बी होगा। कई बार वाटर पोटेंशियल डायरेक्टली देगा, कई बार वो वाटर पोटेंशियल नहीं देगा। कई बार वो दे देगा कि जैसे ये सेल ए है, ये सेल बी है, ओपी दे दिया 30, टीपी दे दिया 20, ओपी दे दिया 25 और टीपी दे दिया 20। तो आप वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लोगे। वाटर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल इज माइनस ऑफ ओपी, तो -30 प्लस वाटर प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर प्लस 20, -30 प्लस 20 कितना हुआ? इट इज -10, तो सेल ए का वाटर पोटेंशियल -10 आ गया। सेल बी का निकाल लो ऐसे ही, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी यानी कि -25 प्लस प्रेशर पोटेंशियल 20, तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू आ गया -5। हमें पता है वाटर पोटेंशियल का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है, तो इसमें मूवमेंट हाई तो ये होगा ना, नेगेटिव में जो चीज कम है वो ज्यादा है, तो सेल बी से ए की तरफ होगा मूवमेंट, इसमें सेल ए से बी की तरफ। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब मैं कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिकोड सीरीज कराऊंगी तो मैं आपको करवा दूंगी। Please let me know in the chat section. Is it clear to everybody in the class? This is all about the water potential. ठीक है बेटा?
नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है वो डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले कि मैं प्लाज्मोलाइसिस आपके साथ डिस्कस करूं, सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है भाई? ओके, क्लियर है बच्चों? तो एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है वो, ध्यान से सुनना। हम पूरा डिस्कस कर ही चुके तो आराम से हो जाएगा। टू कॉम्प्रिहेंड प्लांट वाटर रिलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जैसे वाटर पोटेंशियल। ये इसको इस सिंबल से, अरे यार हमने देख ही लिया वाटर पोटेंशियल को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वाटर पोटेंशियल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ए कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। एज वी डिस्कस्ड, वाटर पोटेंशियल के दो कंपोनेंट है, दैट इज द सोल्यूट पोटेंशियल जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द प्रेशर पोटेंशियल जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर द टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन द, ये आपके दो मेन कंपोनेंट्स है दैट डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल। ऑलरेडी डिस्कस टू मेन कंपोनेंट, सोल्यूट पोटेंशियल एंड द प्रेशर पोटेंशियल। अब आगे देखो क्या कह रहा है। अब वो ये कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है इट पॉसेस काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। ये आपके रैंडम मोशन में होते हैं, बट दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, तो उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट कीवर्ड इंपॉर्टेंट, हेंस इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट, एज आई टोल्ड यू, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है। और वो कितना होता है हमने पढ़ लिया था, विच इज इक्वल्स टू 0। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर, तो रिजल्ट इन द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम। वाटर मूवमेंट कहां से होता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो हाइयर एनर्जी टू द वन विद द लोअर एनर्जी, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये देखो, दस वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हाइयर वाटर पोटेंशियल टू द वन हैविंग द लोअर वाटर पोटेंशियल, ऑलरेडी डिस्कस ना। मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। आगे कह रहा है ये जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी से आप डिफ्यूजन कहते हैं, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ओके, वाटर पोटेंशियल एज वी टोल्ड यू इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक वर्ड जिसे हम साई कहते हैं, एंड इसका यूनिट जो है बार्स और पास्कल्स पे है। इसमें सिर्फ पास्कल दे रखा है, बार नहीं दे रखा, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर 0 मानते हैं। हमने बात कर ली वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है, और कितना होता है? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, ये तो देख लिया। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम, और कितना होता है? ये 0 के बराबर होता है। अब वो कह रहा है इफ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर, अगर हम प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूट को ऐड कर दे, द सोल्यूशन हैज फ्यू वाटर मॉलिक्यूल, द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज एज इट्स रिड्यूसिंग द वाटर पोटेंशियल। हमने ये बात की थी बेटा कि सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में होता है, सोल्यूट पोटेंशियल जो है इट इज माइनस ऑफ ओपी। अब सम इजी सी चीज है कि सोल्यूट को अगर आप बढ़ा रहे हो, यानी कि नेगेटिव में कोई चीज बढ़ रही है, तो अरे नेगेटिव में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वाटर पोटेंशियल का क्या होगा? क्या होगा बेटा इसका? ये वाटर पोटेंशियल कम होगा। देखो, सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर, द सॉल्यूशन हैज द फियर वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट समझा चुकी कैसे हुआ? Hence all the solution have a low water potential than the pure water, तभी तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, which is equals to 0। ठीक है, इसे आप सॉल्यूट पोटेंशियल, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है, ये हमने देख लिया। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा, जितना तो वाटर पोटेंशियल उसका उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, अब वो बात कर रहा है प्रेशर पोटेंशियल की। इफ अ प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द प्योर वाटर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल जो है बढ़ेगा।
प्रेशर बढ़ाओगे तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा. इट इज इक्वल्स टू पंपिंग वाटर. कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन जहाँ पे प्रेशर बढ़ रही है, ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू द टर्गर प्रेशर. ये हमने लिख लिया था. इस पूरे सार का मतलब ये है कि प्रेशर पोटेंशियल जो है इट इज इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर. इसका वैल्यू पॉजिटिव पे है. हमें पता है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. तो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा. ठीक है. प्रेशर पोटेंशियल को डिनोट करने का सिंबल ये है. ठीक है. और ये वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. ये फॉर्मूला एनसीईआरटी ने दे रखा है. दैट्स ऑल. अब देखो एनसीईआरटी ने जिस तरीके से वाटर पोटेंशियल दे रखा है ना, अगर हम अपनी नोट्स ना पढ़े, मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने बैठूं तो उसकी लैंग्वेज इतनी गंदी है ना, गंदा नहीं बोलना चाहिए बट मतलब इस तरीके की लैंग्वेज है कि समझना मुश्किल है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मुश्किल है और बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. लैंग्वेज ही बस ये ड्रामेटिक देता है. एनसीईआरटी की यही कमी है. बट नोट्स पढ़ लिए ना तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया माइंड में. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसे चुटकियों का काम है. ठीक. तो ये हम पूरा वाटर पोटेंशियल जो है ये डिस्कस कर चुके. ठीक है. ऑस्मोसिस ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था. नेक्स्ट जो है, अब ये देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी. हम तो प्लाज्मोलाइसिस से पढ़ेंगे. ये प्लाज्मोलाइसिस में आपके साथ डिस्कस करूंगी और इसमें ये तीनों ये दे रखा है क्या होता है, ये पूरा हम पढ़ेंगे. फिर ये इम्बाइबेशन पढ़ेंगे. पर प्लाज्मोलाइसिस पहले मैं अपने पैटर्न में आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी. ठीक है. क्लियर हो गया बच्चों. चलो तो आगे बात करते हैं. आगे वी विल टॉक अबाउट द, ये वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया. नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है. अब देखो क्या कह रहा है वो. प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है. अगर आप प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, सुन लो पहले, देन वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन. अगर हम प्लांट सेल को, इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर का मूवमेंट हाइपो टू हाइपर होगा. बाहर हाइपरटोनिक है तो वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोस्मोसिस. एक्सोस्मोसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर आएंगे. ठीक है. सेल से जब वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है, सेल से बाहर आता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोस्मोसिस, तो प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का, ये उसके सेल वॉल से डिटैच्ड हो जाएगा. द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल और ये श्रिंक होना शुरू कर देता है. इसी को आप कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. ठीक. क्या बताया प्लाज्मोलाइसिस में, अगर आप किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, हमें पता है वाटर के मूवमेंट हमने पढ़ लिया, हाइपो टू हाइपर होता है, तो कह रहा है अगर आप प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, देन वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आने लगेगा. तो वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, तो उससे क्या होगा, तो जो प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का, वो उससे डिटैच होगा. द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल और ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा एंड स्टार्ट श्रिंकिंग. इसको आप कहते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल एंड स्टार्ट श्रिंकिंग. दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस. इसे आप कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. और इसके 3 स्टेजेस हैं. ठीक है. इसके 3 स्टेजेस होते हैं. एक होता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, दूसरा है इट इज द एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है. 3 स्टेजेस हैं इसकी, तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे. पहले प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन लिख लो. ठीक है. क्या बताया प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन, क्या बताया, अगर आप प्लांट सेल को, इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन, अगर आप प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे,
इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आने लगेंगे सेल से, देन वाटर मॉलिक्यूल diffuse out from the cell as a result of exosmosis. Exosmosis क्या already discussed है ना, then water molecule diffuse out from the cell as a result of exosmosis. इस वजह से क्या होगा, तो जो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल is detached from the cell wall and starts shrinking. So the protoplasm of the cell detached from the cell wall and start shrinking. इसको आप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, इसे आप कहते हैं बेटा जी प्लाज्मोलाइसिस. अब हम बात करें तो इसकी स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस जो है, इट इज द लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस. फिर एक इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस. स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो इसकी 3 स्टेजेस हैं. प्लाज्मोलाइसिस की जो है 3 स्टेजेस हैं. एक है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस. सबसे पहला जो है इट इज limiting plasmolysis. Second one is the incipient plasmolysis and third stage is the evident plasmolysis. क्या होता है, डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इन तीनों स्टेजेस में. पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, देन वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन. ठीक, क्या कह रहा है ध्यान से सुन लेना. सिंपल पहले डेफिनेशन देखा. प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, अगर आप किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके. देखो वाटर का मूवमेंट, डीपीटीपी वाटर पोटेंशियल में सिर्फ हाई टू लो था, बाकी सब में लो टू हाई था. दिखा रही हूं मैं, कहाँ है. डीपीटीपी वाटर पोटेंशियल में हाई टू लो था, बाकी सब में लो टू हाई है. तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में होगा, तो बाहर तो हाइपरटोनिक है, तो वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल. वाटर मॉलिक्यूल का सेल से बाहर आना यानी कि एक्सोस्मोसिस हो रहा है. तो वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सोस्मोसिस. तो जब वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आता है एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सोस्मोसिस, तो इससे क्या होगा, सो द प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का is detached from the cell wall. So the protoplasm of the cell detached from the cell wall, और ये श्रिंक होना, सिकुड़ना, छोटा होना शुरू कर देता है. इसी को आप कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. फिर हमने बात की इसके बहुत 3 स्टेजेस हैं. पहला है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, देन इट्स कम्स टू द इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस एंड थर्ड वन इज द एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस. एक एक स्टेज का क्या क्या की कैरेक्टर है ये मैं आपको बता देती हूँ. ये जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है यही स्टेजेस है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस. जो है सबसे पहला स्टेज है प्लाज्मोलाइसिस का. इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है ये श्रिंक होना स्टार्ट करता है. प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट श्रिंकिंग, ये अपना साइज छोटा करना शुरू करेगा. इस स्टेज में मैक्सिमम जितना कॉन्ट्रैक्शन सेल वॉल में होना है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल वॉल अकर इन दिस स्टेज. जितना कॉन्ट्रैक्शन सेल वॉल में संभव है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन आपके लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में हो जाता है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, समझ लो फिर लिखेंगे. सबसे पहला स्टेज जो है प्लाज्मोलाइसिस का, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस. प्रोटोप्लाज्म जो है
इट स्टार्ट श्रिंकिंग, प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस इट्स साइज एंड स्टार्ट श्रिंकिंग। और दूसरा की कैरेक्टर क्या हो रहा है कि जो सेल वॉल है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इन सेल वॉल, सेल वॉल में जितना कॉन्ट्रैक्शन संभव है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन सेल वॉल में आपकी स्टेज में हो जाता है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इन सेल वॉल अकर इन दिस स्टेज, दिस इज द लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। फिर मान लीजिए लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, इफ द एक्सोस्मोसिस कंटिन्यू बियॉन्ड द लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, इसके बाद भी एक्सोस्मोसिस कंटिन्यू है, तो अब सेल वॉल में तो जितना कॉन्ट्रैक्शन होना था हो चुका है, तो अब यहां पर क्या होगा, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में कॉन्ट्रैक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आता है ना, सेल मेम्ब्रेन में कॉन्ट्रैक्शन होना उनके कॉर्नर से शुरुआत हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन बिगिंस फ्रॉम द कॉर्नर इन दिस स्टेज, दिस इज द इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में प्रोटोप्लाज्म जो है ये पूरा डिटैच होके इट अज्यूम स्फेरिकल शेप अज्यूम कर लेगा, और जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में भर जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस एक्सोस्मोसिस हो रहा है तो प्रोटोप्लाज्म डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल एंड अज्यूम स्फेरिकल शेप इन द एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर? देखो दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं, फिर लिखेंगे। सबसे पहला स्टेज है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट श्रिंकिंग एंड रिड्यूस इन इट्स साइज, प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना शुरू हो गया और रिड्यूस होता जा रहा है वो साइज में। सेल वॉल में जितना कॉन्ट्रैक्शन संभव है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल वॉल, इट अकर इन दिस स्टेज। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में सेल वॉल में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आपका हो जाता है। Then it comes to the second stage, that is the incipient plasmolysis. इसमें क्या होता है, अगर मान लो एक्सोस्मोसिस, इफ एक्सोस्मोसिस कंटिन्यू बियॉन्ड द लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, देन व्हाट हैपन, देन सेल वॉल में तो जितना कॉन्ट्रैक्शन होना है ऑलरेडी यहाँ हो चुका, देन सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, देन द कॉन्ट्रैक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन बिगिंस फ्रॉम द कॉर्नर इन दिस स्टेज। सेल मेम्ब्रेन में कॉन्ट्रैक्शन कॉर्नर से होना शुरू हो जाता है। एविडेंट, अगर इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस के बाद भी एक्सोस्मोसिस कंटिन्यू चल रहा है, इफ द एक्सोस्मोसिस कंटिन्यू बियॉन्ड द इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, देन प्रोटोप्लाज्म डिटैच, देन प्रोटोप्लाज्म इज कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल एंड अज्यूम अ स्फेरिकल शेप। ये होता है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में। और जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इट इज फिल्ड बिटवीन द सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में, प्लाज्मोलाइज सेल में आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन भर जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है बेटा, तो ये लिख ले, चलो लिख लो सारी स्टेजेस। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो था दैट इज द लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है, दो की इवेंट पढ़े, प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट, प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस इन इट्स साइज। प्रोटोप्लाज्म का साइज रिड्यूस होना शुरू हो गया है, प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस इन इट्स साइज एंड मैक्सिमम contraction, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल में जितना कॉन्ट्रैक्शन संभव है वो सभी इसी स्टेज में, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल वॉल अकर इन दिस स्टेज। maximum contraction of cell wall occur in this stage. This is the limiting plasmolysis. Second step जो है बेटा, this is the incipient plasmolysis.
इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस के केस में क्या हो रहा है? इफ एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू बियॉन्ड द लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस के बाद में भी एक्सोऑस्मोसिस अगर कंटिन्यू है तो क्या होगा इस केस में? सेल वॉल में तो जितना कॉन्ट्रैक्शन होना था हो गया था, तो सेल मेम्ब्रेन में कॉन्ट्रैक्शन कॉर्नर से होना इस स्टेज में शुरू हो जाता है. लिखो, इफ एक्सोऑस्मोसिस continue beyond, if exoosmosis continue beyond the limiting plasmolysis, if exoosmosis continue beyond the limiting plasmolysis, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस के बाद भी अगर एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू हो रहा है तो क्या होगा? देन इस स्टेज मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन, then contraction in the cell membrane begins from corner. Then contraction in the cell membrane begins from corner in this stage. That is the incipient plasmolysis. तीसरा हमने पढ़ा है, that is the evident plasmolysis. ठीक है बेटा. अब है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस. अगर इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस के बाद भी वाटर का एक्सोऑस्मोसिस तो अभी खत्म ही नहीं हुआ. एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू बियॉन्ड द एविडेंट बियॉन्ड द इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, देन प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल एंड अज्यूम अ स्फेरिकल शेप. ये होता है आपके एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में. लिखो, इफ एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू, ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, अभी एनसीईआरटी डिकोड करूंगी, चिंता मत करो. इफ एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू बियॉन्ड द इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, देन व्हाट हैपन? देन प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल का प्रोटोप्लाज्म उसके से डिटैच हो जाएगा. देन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वॉल एंड अज्यूम, ये की इवेंट है, एंड अज्यूम स्फेरिकल शेप. Then the protoplasm of the cell detach from the cell wall and assume the spherical shape. This is called evident plasmolysis. This is called, इसे आप कहोगे बेटा evident plasmolysis. इस स्टेज में क्या होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन गेट फिल्ड बिटवीन द सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लाज्मोलाइज्ड सेल. ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल के प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर जाएगा. इस स्टेज में क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये भर जाएगा. किसके बीच में? गेट फिल्ड इन बिटवीन hypertonic solution get filled in between the cell wall and protoplasm.
in plasmolysed cell. This is the concept over here. These all are the 3 stages of the plasmolysis, which I think it is clear to everybody in the class. एक चीज और है, वो मैं अभी नहीं लिखाऊंगी तुम्हें, एक हेडिंग डाल के छोड़ दो, एग्जाम्पल तो दे दूंगी चलो. सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस. सेशन खत्म नहीं हो रहा, चिंता मत करो, पढ़ाऊंगी, बट इसके लिए सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस के पहले ये प्लाज्मोलाइसिस पूरा डिस्कस हो गया ना कि प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है. अगर आप प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोस्मोसिस. जो प्रोटोप्लाज्म होगा सेल का डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल और ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी को आप कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. इसके तीनों स्टेप, सबसे पहला स्टेप था लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, फिर इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, फिर एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस. तीनों स्टेज भी हम डिस्कस कर चुके. ठीक है, अब इसका पहले एनसीईआरटी पढ़ा दूं, फिर मैं सिग्निफिकेंस पे आऊंगी डायरेक्ट. आ जाओ एनसीईआरटी पढ़ ले, सब अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, देखो क्या कह रहा है. देखो दी में दीवाना. आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रही है, तो पढ़ लिया ना हमने, है ना. हम तो यहाँ से पढ़ ले प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है. तो ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके, तो ये आराम से समझ में आएगी तुम्हें एनसीईआरटी का लैंग्वेज. अब ध्यान से सुनिएगा. प्लाज्मोलाइसिस अकर, ये कब होगा? व्हेन वाटर मूव आउट ऑफ द सेल. हमने बात की थी वाटर सेल के बाहर आता है, एक्सोस्मोसिस होता है, एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम इट सेल वॉल. तो प्रोटोप्लाज्म जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है. ये कब होती है ये चीज? दिस अकर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक. ठीक है, टू द प्रोटोप्लाज्म. सीधी सी बात है. इसने लैंग्वेज ऐसे लिखी, हमने पढ़ लिया. जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वाटर मूव आउट फ्रॉम द सेल एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सोस्मोसिस. तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल एंड स्टार्ट श्रिंकिंग. इसी को तो आप कह रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, अब ध्यान से सुनना वो क्या क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते जाना. वाटर मूव आउट, इट इज द फर्स्ट लॉस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म देन फ्रॉम द वैक्यूल. सबसे पहला, जब वाटर ड्रॉन आउट फ्रॉम द सेल थ्रू द डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी कि सबसे पहली स्टेप की बात करा, जब सबसे पहली बार वाटर डिफ्यूज आउट होगा. कहा गया कॉज द प्रोटोप्लाज्म टू श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल. हमने बात की थी प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, छोटा साइज में होने लगेगा. द सेल इज सेट टू बी द प्लाज्मोलाइज, जिसे प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ये तो हमें पता है. व्हेन द सेल इज प्लेस्ड, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे क्या होगा? वाटर का मूवमेंट कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि बराबर ही है ना. देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड द इनसाइड और आउटसाइड. पढ़ लिया हमने आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक का. आइसोटोनिक में द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप इज दैट ऑफ द, मतलब आउटर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू दैट ऑफ सेल सेप. तो ना कम है ना ज्यादा है, तो कोई वाटर का मूवमेंट नहीं होता. ठीक है. इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसे आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. इक्विलिब्रियम फ्लैसिड सेल हो गई. द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल है, ये रिवर्स भी हो जाता है. व्हेन द सेल, जब आप हाइपोटोनिक की जगह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो तो रिवर्स हो जाएगा ना. ठीक है, वाटर डिफ्यूज, एक्सोस्मोसिस की जगह एंडोस्मोसिस होगा. ठीक है, वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होगा अगेंस्ट द टर्गर प्रेशर के बारे में पढ़ लिया. और टर्गर प्रेशर को बैलेंस करता है अपोजिट प्रेशर ऑफ द प्लांट सेल. सेल वॉल का अपोजिट प्रेशर दैट इज कॉल्ड द वॉल प्रेशर. इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. The pressure exerted by the protoplasm due to the entry of water against the wall is called the pressure potential. Because of the rigidity of the cell wall rupture नहीं होगी. The turgor pressure is ultimately responsible for the turgor pressure का अपन ने याद करो इनिशियल सेशन में हमने पढ़ा था कि enlargement and extension of growth of cell में इसका रोल है. That's it.
एनसीईआरटी ने वो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस नहीं दे रखा, बट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, याद होना चाहिए। ये भी आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किन किन के बीच में भरता है, क्वेश्चन आता है तो वो याद होना चाहिए ही सही। ये डायग्राम से दिख रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल एंड स्टार्ट श्रिंकिंग। फ्लैसिड सेल में आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे, इसमें सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा वाटर का, ये देखो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल। और अगर अपोजिट कर दो, रिवर्स प्लाज्मोलाइसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो आप, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वाटर मॉलिक्यूल एंटर इनसाइड द सेल, यानी कि एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा तो सेल टर्जिड हो जाएगी। ये डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। पहले ही हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। मूवमेंट हाइपो टू हाइपर होता है, पता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है एक्सोऑस्मोसिस होगा, हाइपो में डालोगे तो एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा तो सेल बिकम टर्जिड, एक्सोऑस्मोसिस होगी तो सेल चिपकेगी प्लाज्मोलाइज्ड, और ये मूवमेंट ही नहीं हो रहा कोई, दैट्स इट। ओके, तो ये हम पढ़ चुके, ठीक है। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द इम्बाइबेशन, ठीक है। इम्बाइबेशन क्या है ये पढ़ेंगे। इससे पहले आप देखो, मैंने हेडिंग डाली है बेटा, कहाँ गया, हाँ मैंने हेडिंग डाली है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ये मैं आपको थोड़ा सा तो बता देती हूँ। आपने सुना होगा मीट वगैरह होती है, फिशेस वगैरह होती है, उन पर अपन साल्ट सॉल्यूशन नमक पे छिड़क के रखते हैं ना, क्यों, उनको सड़ने से बचाने के लिए। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ऐसे ही जेलीज के अंदर, हाई जैम्स और जेलीज के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, ये वहाँ पर फर्दर बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को रोकता है, उसको सड़ने से बचाता है। ऐसे ही अगर आप रूट के, प्लांट की रूट के आसपास बहुत सारा नमक छिड़क दो, वो प्लांट सेल भी विल्टेड कुछ टाइम में मुरझा जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सब प्लाज्मोलाइसिस की सिग्निफिकेंस है, ठीक है। स्प्रिंकलिंग ऑफ साल्ट फिशेस और मीट्स के ऊपर, प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलेज। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन जेम्स एंड जेलीज, ये उसको सड़ने से बचाता है, बिकॉज इट मतलब उसकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह को रोक देता है। अगर आप सॉल्ट छिड़क दो रूट्स के आसपास तो वो मुरझा जाएगा पौधा कुछ टाइम बाद एक्सोऑस्मोसिस की वजह से, और उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये सब दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। जिसको लिखना है चाहे लिख लेना, तो बाद में लिखवा दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्बाइबेशन। एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे उसका, यहाँ तक का तो एनसीईआरटी में आपको पढ़ा चुकी। अब अच्छा, एनसीईआरटी में ये तो मैं एज इट इज ये स्टेप्स नहीं लिखी ना, अच्छे से क्वेश्चन आता है, लेकिन की इवेंट याद होना चाहिए। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में सेल वॉल में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में सेल मेम्ब्रेन का कॉन्ट्रैक्शन कॉर्नर से शुरू हो गया, और एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में प्रोटोप्लाज्म जो है स्फेरिकल शेप हो जाता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्लाज्मोलाइज सेल में सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में भर जाता है। क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द इम्बाइबेशन। एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल, इसी को आप कहते हैं इम्बाइबेशन। एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड, इसी को आप कहते हैं इम्बाइबेशन। जैसे कि आपने एक चीज देखी होगी, दिस इज सिग्निफिकेंस, ये इम्बाइबेशन की वजह से होता है। बरसात के मौसम में अपने गेट, लकड़ी के जो दरवाजे फूल नहीं जाते, बड़े टाइटली लगने बंद होने लग जाते हैं, इट इज ड्यू टू द इम्बाइबेशन। तो व्हाट इज इम्बाइबेशन? एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल और एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड, इसी को आप कहते हैं इम्बाइबेशन। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख लो कि इम्बाइबेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इम्बाइबेशन क्या होता है बच्चे? एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड
by any solid material, एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटीरियल, और या फिर कह दीजिए एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, इसे आप कहते हैं इज कॉल्ड इम्बाइबेशन। ठीक है, इसे आप कहते हैं इम्बाइबेशन। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिससे कि ड्राई सॉलिड कोलॉइड मटेरियल है, ये स्वेलअप हो जाएगा बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। लिख लो, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू ड्राई सॉलिड कोलॉइड मटेरियल ये स्वेलअप हो जाता है बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। लिख लो, दिस इज अ इम्बाइबेशन जो है एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा, बाय विच ड्राई सॉलिड कोलॉइड मटीरियल स्वेलअप होगा बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। दिस इज द इम्बाइबेशन। फिर वो बेटा इम्बाइबेशन पावर का एक सीक्वेंस बताता है कि सबसे ज्यादा अगर में होता है, देन इट कम्स टू द पैक्टीन, देन प्रोटीन, देन स्टार्च, और सबसे कम होता है सेल्यूलोज के अंदर। ठीक है, अभी जो प्रोटीन अगर स्टार्च है ना, ये सब इम्बाइबेंट मटीरियल है। ठीक है, इन सबको कहते हैं इम्बाइबेंट मटीरियल। लिख लो, इम्बाइबेशन पावर जो है सबसे ज्यादा अगर का है, देन इट कम्स टू द पैक्टीन, प्रोटीन, स्टार्च, देन सबसे कम है सेल्यूलोज का। ये इम्बाइबेशन पावर का सीक्वेंस लिख लो, इम्बाइबेशन पावर। इसके सीक्वेंस की बात करें, सबसे ज्यादा इम्बाइबेशन पावर है अगर का, फिर पैक्टीन, फिर प्रोटीन, फिर पैक्टीन, प्रोटीन, देन इट कम्स टू द स्टार्च, और सबसे कम है बेटा सेल्यूलोज के अंदर। ये आपके इम्बाइबेशन पावर का सीक्वेंस है। अगर मैं साइड हट जाती हूँ, अगर पैक्टीन, प्रोटीन, स्टार्च, देन इट कम्स टू द सेल्यूलोज। अब ये जो मैंने सारे लिखे ना, अगर पैक्टीन, अगर प्रोटीन, स्टार्च, ये सब इम्बाइबेंट मटेरियल है। अब वो अगर के बारे में बता रहा है, इट कैन एब्सॉर्ब 99 टाइम मोर वाटर देन दैट ऑफ इट वेट्स। अगर जो है अपने वेट से 99 टाइम ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और सम ऑफ द प्रोटीन एब्सॉर्ब 15 टाइम्स मोर वाटर। लिख लो पहले तो ये जो अगर प्रोटीन, स्टार्च एक्सेट्रा, अगर प्रोटीन, स्टार्च एक्सेट्रा, ये क्या है, ऑल आर इम्बाइबेंट मटीरियल। अगर अपने वेट से 99 टाइम ज्यादा वाटर को एब्जॉर्व कर सकता है, अगर कैन एब्जॉर्व 99 टाइम्स more water than that its weight, कुछ प्रोटीन अपने वेट से, सम प्रोटीन लिख लो ये भी, कैन एब्जॉर्व 15 टाइम्स मोर वाटर, अपनी वेट की तुलना में 15 टाइम ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है देन
दैट इट्स वेट। ठीक है, इसके बाद लिख लेना सम ऑफ द प्रोटीन कैन एब्सॉर्ब 15 टाइम मोर वाटर देन इट्स वेट। ठीक है, अब इम्बाइबेशन की बात करें तो जो मैंने आपको बताया कि स्वेलिंग ऑफ वुड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट इज ड्यू टू द इम्बाइबेशन। वुड डोर्स का स्वेलिंग ऑफ वुड यानी कि डोर्स जो है ना ड्यूरिंग रेनी सीजन is due to imbibation। सीड जो है ये भी तो सॉलिड होता है, पानी को सोखता है, फिर सीड इमर्ज आउट फ्रॉम द सॉइल। ये भी इम्बाइबेशन की वजह से ही है। सीडलिंग जो है कम आउट फ्रॉम द सॉइल, इट इज ड्यू टू इम्बाइबेशन। इसका कारण भी इम्बाइबेशन है, सीडलिंग्स का इमर्ज आउट होना, सॉइल से बाहर निकलना, ये इम्बाइबेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। पहले मैं अब इसका एनसीईआरटी डिस्कस कर लेती हूँ। इम्बाइबेशन का एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ एक हेडिंग हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में। बट इससे पहले कि मैं ट्रांसपीरेशन स्टार्ट करूं, हम इससे पहले कि ट्रांसपीरेशन पढ़े हम लोग जो है इम्बाइबेशन पूरा देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। ये देखो, अच्छा ये एक लाइन मैंने नहीं लिखी, कोई नहीं, वही लिख लेना। ये पॉइंट जरूर लिख लेना कि इम्बाइबेशन एक स्पेशल टाइप का ही डिफ्यूजन होता है। तो इम्बाइबेशन, ये प्लीज आप अपने नोट्स में नोट आउट कर लेना, इतनी तो उम्मीद कर सकते हो एक लाइन तो तुम लिख सकते हो। एनसीईआरटी से तुरंत नोट कर लो। इम्बाइबेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड कॉलॉइड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय सॉलिड मटेरियल और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इसी को आप इम्बाइबेशन कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड अगर लिक्विड को अब्सॉर्ब कर रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, स्वेलअप होगा, causing them to increase in volume। ये क्लासिकल एब्जॉर्प्शन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं जो मैंने आपके डिस्कस। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स। सीड जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से इमर्ज आउट हो जाता है, तो ये क्लासिकल इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना चाहो तो। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड। मैंने अभी आपको लिखा है ना, रेनी सीजन में वुड्स जो है लकड़ी के गेट फूल जाते हैं, कारण वो इम्बाइबेशन ही है। ठीक, द प्रेशर, ये जो प्रेशर क्रिएट होता है इस वजह से आप कहते हैं इम्बाइबेशन प्रेशर। देखो, द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड। हाँ, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, चट्टानों को ब्रेक करने के लिए, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कि ये एक चट्टान है, इसके बीच में थोड़ी सी दरार है, ये एक चट्टान है। अब वो क्या करेंगे ना, इसमें आप वुड को, ये वुड का पीस है ये एक, ठीक है, मैंने इस दरार में ये वुड का पीस इंसर्ट कर दिया, वुड पीस इंसर्ट कर दिया। अब मैं इसमें वाटरिंग करूंगी, मैं पानी दूंगी, मैं वाटरिंग करूंगी तो ये जो है ना, ये लकड़ी ये स्वेलअप होगी। वाटरिंग करने से लकड़ी स्वेलअप होगी तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ऐसे ही चट्टानें टूट जाती थी इससे। इसके काम में आता था प्री हिस्टोरिक मैन द्वारा। ये देखो, द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड हैड बीन यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट द रॉक्स एंड द बॉल्डर्स। ये रॉक्स को तोड़ देंगे, कैसे बताया ना, इनके बीच में ये से लकड़ी डालेंगे, पानी देते थे तो लकड़ी अब्सॉर्ब करेगी, पानी को फूलेगी, स्वेलअप होगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, उस प्रेशर की वजह से ये रॉक स्प्लिट हो जाते थे। ठीक है, इफ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू द इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन की वजह से ही है, सीडलिंग वुड नॉट हैव बीन एबल टू इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल इनटू द ओपन। एज आई टोल्ड यू ना, सीडलिंग जो इमर्ज आउट होते हैं सॉइल के अंदर, इट इज ड्यू टू द इम्बाइबेशन प्रोसेस, ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर कह रहा है इम्बाइबेशन एक डिफ्यूजन ही है, वाटर मूवमेंट अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। द सीड एंड अदर सच मटीरियल हैव ऑलमोस्ट, वाटर नहीं है, सॉलिड मटीरियल है, तो ये वाटर को इजीली अब्सॉर्ब कर लेते। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइबेंट, ये इनके बीच में रिलेशनशिप जरूरी है इम्बाइबेशन के होने के लिए। इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज ऑल्सो, ये भी दो प्री रिक्वेस्ट चीज है इम्बाइबेशन के होने के लिए। कुल मिला के
इम्बाइबेशन क्या है, एनसीईआरटी से क्लियर हो गया, हमने नोट में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड का एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल और एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, इसे आप इम्बाइबेशन कहते हैं। सीड्स जो है जो पानी को एब्जॉर्व करते हैं, और रेनी सीजन में जो लकड़ियां जो फूल जाती है, दीज आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इम्बाइबेशन। अब ये लकड़ी के एग्जांपल से वाला याद कर लेना कि प्री हिस्टोरिक मैन कैसे रॉक्स को, पत्थरों को, चट्टानों को ब्रेक करने में इसका काम लेते थे। तो भाई वो दरार के बीच में लकड़ी डाल देंगे, सूखी लकड़ी आप डाल दोगे तो क्या होगा, वाटरिंग करोगे, पानी दोगे तो स्वेलअप होगा, उससे प्रेशर डेवलप होगा तो इट इज यूज्ड टू स्प्लिट द रॉक्स। इस तरीके से काम में लिया जाता था। ये सिग्निफिकेंस बताई चुकी कि स्वेलअप नहीं होता, मतलब जो रेनी सीजन में जो लकड़ियों के दरवाजे फूल जाते हैं, ये इम्बाइबेशन की वजह से ही होता है। फिर हमने बात की कि क्या बोलते हैं, लकड़ी का दरवाजा हो गया, सीडलिंग्स जो बाहर फूटते हैं ना, इमर्ज आउट इनटू द सॉइल, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इम्बाइबेशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। What are the prerequisites for the imbibition? Affinity between the adsorbent and liquid. It is also a prerequisite. और आपको इन दोनों के बीच में वो भी होना चाहिए, है ना, ये water potential gradient between the absorbent and the liquid imbibe is essential for the imbibation. That's all. It is all about this. ठीक है, इसमें इतना ही दे रखा है। यहाँ पर तो डायरेक्टली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर दे रखा है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ाऊंगी, हाउ डू प्लांट अब्सॉर्ब वाटर पढ़ाऊंगी, बट इससे पहले ना हम कुछ और पढ़ेंगे, वाटर मूवमेंट अप इन ए प्लांट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी में, पहले ये वाला सेक्शन करेंगे हम, इसके बाद वो सब भी पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हम पहले छोटा सा आसान सा टॉपिक पढ़ेंगे पहले, दैट इज द ट्रांसपिरेशन। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? इम्बाइबेशन तक एनसीईआरटी डिस्कस हम कर चुके हैं। अब पहले हम ट्रांसपिरेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले हम ट्रांसपिरेशन पढ़ लेते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? वाटर का लॉस होना। किस फॉर्म में होता है वाटर का लॉस? ट्रांसपिरेशन में वेपर्स के फॉर्म में, लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from the aerial parts of the plant, इसी को आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन। फिर स्टीवर्ड ने क्या कहा, कर्टिस ने क्या कहा, ऐसे कुछ है कि ट्रांसपिरेशन इज एन असेंशियल इवल, और एक ने कहा कि ट्रांसपिरेशन इज एन अनअवॉइडेबल इवल। ट्रांसपिरेशन इज एन असेंशियल इवल, कर्टिस साहब ने कहा था। ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल इवल, ये स्टीवर्ड साहब ने कहा। ट्रांसपिरेशन क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वाटर का लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसी को आप ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब वो कह रहा है कि सबसे कम ट्रांसपिरेशन, मिनिमम ट्रांसपिरेशन सक्यूलेंट जीरोफाइट्स में देखने को मिलता है। जीरोफिटिक प्लांट, तो बहुत सारी एडाप्टेशन होती है, आगे पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है जीरोफाइट्स, डेसर्ट एरियाज में जो पौधे उग रहे, पानी की ऑलरेडी कमी है, तो कुछ एडाप्टेशन होती है, जैसे ट्रांसपिरेशन मिनिमाइज होती है। जैसे आपने सुना होगा स्कोटो एक्टिव टाइप ऑफ स्टोमेटा का प्रेजेंट होना। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब होता है ऐसे स्टोमेटा जो रात के समय में खुलते हैं, दिन के समय में बंद होते हैं। तो एक एडाप्टेशन है ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। थिक क्यूटिकल की लेयर का प्रेजेंट होना, स्टोमेटा का डीप पिट्स में प्रेजेंट होना, निडल लाइक लीफ का प्रेजेंट होना। निडल लाइक लीफ होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। ये हम पढ़ते हैं, किसी और में पढ़ाऊंगी। कुल मिला के अडेप्टेशन है जिससे ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन आपको मीजोफाइट्स में देखने को मिलता है, मिनिमम ट्रांसपिरेशन जो है ये सक्यूलेंट जीरोफाइट्स में देखने को मिलेगा। कुछ हाइड्रोफाइट्स ऐसे हैं, एल्गिएसी, जिसपे ट्रांसपिरेशन टोटली एब्सेंट भी होता है कुछ में। क्या है आगे देखेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, जिसमें 3 टाइप्स पढ़ते हैं आप, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्या है ये डिटेल हम देखेंगे। फिर इसके बाद ट्रांसपिरेशन जिस स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, दैट इज द स्टोमेटा। इस स्ट्रक्चर का डिटेल डिस्कशन हमें कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। फिर स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। जब स्टोमेटा खुलता है तब ट्रांसपिरेशन होता है। तो क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसकी बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं।
जहां से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये हम पढ़ेंगे। पहले तो एक जनरल इंट्रोडक्शन, ट्रांसपीरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, और यहां से अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के सेशन में, एंड मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहां से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन तो पढ़ लें कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो लिख लो, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from the aerial parts। वाटर का लॉस होना किस फॉर्म में हो रहा है? वेपर्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, इसे आप कहते हैं ट्रांसपीरेशन। फिर हमने कुछ स्टेटमेंट देखे, किसी ने, कर्टिस साहब ने कहा ट्रांसपीरेशन बुराई है क्योंकि पानी का लॉस हो रहा है लेकिन जरूरी है। ट्रांसपीरेशन इज एन एसेंशियल एविल, ये कर्टिस साहब ने कहा, बाय कर्टिस। फिर स्टीवर्ट साहब ने कहा ट्रांसपीरेशन इज एन अनअवॉइडेबल एविल। ट्रांसपीरेशन इज एन अनअवॉइडेबल एविल, ये स्टीवर्ट साहब ने कहा। ट्रांसपीरेशन इज एन एसेंशियल इविल, ट्रांसपीरेशन इज एन अनअवॉइडेबल इविल। फिर मिनिमम ट्रांसपीरेशन सक्यूलेंट जीरोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। सबसे कम ट्रांसपीरेशन जो है मिनिमम ट्रांसपीरेशन सक्यूलेंट जीरोफाइट्स में देखने को मिलता है। मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन आपके मीजोफाइट्स में सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है, मैक्सिमम। वैसे मैं आगे स्पेशल पॉइंट पे लिखा दूंगी कुछ एल्गी के अंदर, और हाइड्रोफाइट्स में तो ट्रांसपीरेशन कुछ कुछ ऐसे भी जिसमें टोटली एब्सेंट भी होता है। मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन मीजोफाइट्स में देखने को मिलता है। ठीक, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन की बेटा मैं बात करूं तो 3 टाइप के पढ़ते हो आप। एक है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, एक है आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और एक है बेटा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ये 3 टाइप के हैं। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन एंड द लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब इस पे ध्यान से सुनना, मैं स्क्रीन के साइड हट रही हूं, आप आराम से देख सकते हैं। नाम जैसा कि है स्टोमेटल, तो अगर ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू हो, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर खैर मैं डिटेल पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको पता है स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड द डेलिकेट ऑर्गन यहां पर प्रेजेंट होते हैं, आप स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसी तरीके के ट्रांसपीरेशन से लॉस होता है। ये लगभग होता है 50 to 90% ऑफ ट्रांसपीरेशन, 50 to 90% ऑफ ट्रांसपीरेशन, 50 to 90% ऑफ ट्रांसपीरेशन
ये आपके स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, ये आपके स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि वेपर, यानी कि ट्रांसपीरेशन शब्द यूज कर लू मैं। इफ ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू द स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, इसको आप कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू द स्टोमेटा, दैट इज 50 to 90% ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है ये आपके स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, लिख लो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के बारे में। पहला जो है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। क्या होता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन? इफ ट्रांसपीरेशन occur through, if transpiration occur through stomata, अगर ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन लीव्स एंड डेलिकेट organs of plant। कुल मिला के स्टोमेटा के थ्रू अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो आप उसे कह देंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। फिफ्टी to 90% ऑफ ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है। 50 to 90% ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू, मतलब मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन इसी फॉर्म, अकर थ्रू स्टोमेटा। ठीक, दिस इज अबाउट द स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट इज द क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। नाम से क्लियर है, अगर ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल्स के थ्रू हो, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द हर्बेशियस स्टेम एंड लीफ। क्यूटिकल एक वैक्स लाइक लेयर है जो कि एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है, उसे आप कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और 9 to 9.9% ट्रांसपीरेशन क्यूटिकुलर ही होता है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल, जो कि हर्बेशियस स्टेम और लीव्स पर प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल एक वैक्स लाइक थिन लेयर है विच इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। तो लगभग 9 से 9.9% ट्रांसपीरेशन जो है ये कैसा होता है बेटा, ये आपका क्यूटिकुलर ही होता है। लिख लो। नेक्स्ट जो है 9 to 9%, 9.9%, 9 to 9.9% ट्रांसपीरेशन क्यूटिकुलर होता है। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। बस टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन आज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहां से। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, नाम से क्लियर है, कहां से होगा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम क्यूटिकल। ये क्यूटिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट on herbaceous stem and leaves। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम क्यूटिकल विच आर प्रेजेंट ऑन herbaceous stem and leaf। देख लो क्यूटिकल क्या है, लिख दो। क्यूटिकल इज ये एक वैक्स लाइक थिन लेयर है। क्यूटिकल इज अ वैक्स लाइक थिन लेयर which is present on epidermis, and as I told you लगभग 9 to 9.9%, ठीक है, इतना 9 to 9.9% ट्रांसपीरेशन जो है
is cuticular. अब लास्ट आज का क्लास का टॉपिक, दैट इज लास्ट जो है इसमें, वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. सीधी सी बात है, अगर ट्रांसपीरेशन नाम से ही क्लियर है, लेंटिकल्स के थ्रू हो. लेंटिकल्स क्या होता है एक्चुअली? ये एक माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर है विच इज फाउंड ऑन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट एंड एपिडर्मिस ऑफ सम फ्रूट. ठीक है, ये माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट एंड एपिडर्मिस ऑफ सम फ्रूट्स. इसे आप कहते हैं लेंटिकल. तो कुछ अमाउंट में वाटर का लॉस लेंटिकल से होगा, उसे आप लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कह देंगे. ये सिर्फ 0.1 to 1% ऑफ टोटल वाटर लॉस है. लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कितना होता है? सबसे कम इसी से होता है, 0.1 to 1% वाटर लॉस लेंटिकल से होता है. लिख लो पहले तो लेंटिकल्स क्या है ये लिख लो. ये तो क्लियर है, लेंटिकुलर यानी कि लेंटिकल्स के थ्रू हो रहा है. लेंटिकल्स क्या है? माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर है. माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर which is present on stem of some woody plants or which is and epidermis of fruits. इसी को आप कहते हैं लेंटिकल्स. एंड एपिडर्मिस, इसे लेंटिकल्स कहते हैं. लॉस ऑफ वाटर बाय लेंटिकल्स, वाटर का लॉस होना लेंटिकल से. लॉस ऑफ वाटर बाय लेंटिकल्स, इसे आप कहेंगे, इसे क्या कहोगे बेटा? लॉस ऑफ वाटर बाय लेंटिकल्स कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. और ये कितना होता है? सिर्फ 0.1 to 1%. इट इज 0.1 to 1% ऑफ टोटल वाटर लॉस. दैट्स इट. ये लगभग 0.1 to 1% होता है टोटल वाटर लॉस का. ठीक है, दिस इज अबाउट द लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट जो है बेटा, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. कल का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बट ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही. और जब ये पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगी, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसी के बाद हम इसका एनसीईआरटी डिकोड करेंगे. ठीक है, so that's all. It is all about this. It is all about my today's class. Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video and share the link as much as you can. चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. एज आई टोल्ड ही, हमारे पेड कोर्सेज हैं. अगर आप एक सिस्टमैटिक, एक प्रॉपर मैनर में, एक पर्सनलाइज अटेंशन के साथ, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, अगर मेंटर्स के तहत अगर आप नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप ई-सरल के वॉरियर, प्रहार और ब्रह्मोस हमारे 2023 और 24 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. आप इनमें एनरोल कर सकते हैं. आप जिस दिन से स्टार्ट करेंगे आपको अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल मिल जाएगा. फॉर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.